नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किया सम्मानित। सामिया सुलूहु हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को किया समर्पित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, ग्लोबल साउथ के मुद्दों को लेकर भारत गंभीर। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर हुआ समझौता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने इटली समकक्ष के साथ की बैठक में दोनों नेताओं ने की रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा। इजरायल और हमास के बीच भीषण संघर्ष जारी। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों की मौत। वैश्विक नेताओं ने हमास के हमले की एक सुर में की निंदा। पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों का प्रचार शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की चुनावी रैलियां। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। विधायक अमानुल्लाह खान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। आबकारी मामले में संजय सिंह की पेशी आज। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई जगहों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के सदस्यों को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। एशियाई खेलों में असाधारण उपलब्धि और भावी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को करेंगे प्रेरित। एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदकों के साथ भारत ने किया है अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। आईसीसी विश्व कप में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में गत विजेता इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत के दौरे पर हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह में आज तंजानिया की राष्ट्रपति ने भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तंजानिया की राष्ट्रपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। सामिया सुलूहु हसन ने सम्मान को देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली तंजानिया की बच्चियों को समर्पित किया। My heart is brimming with gratitude and my soul is humbled by the profound recognition bestowed upon me by this great university. Receiving an honorary doctorate is an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University for deeming me worthy of her honoris causa. This honoris causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आकर्षण का केंद्र अब हिंद प्रशांत की ओर बढ़ रहा है। भारत और तंजानिया का सहयोग हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने और सुरक्षित, फ्री और खुली शिपिंग भूमि सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। So, ladies and gentlemen,
India and Tanzania enjoy traditionally close and friendly relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement, and strong people-to-people contacts. Our trade relations with Tanzania date back several centuries when traders from the western coast of India first traveled to East Africa along the maritime route for trade and commerce. In fact, yesterday, when the Honorable President met Prime Minister Modi, this was the connect between our western coastline, the state of Gujarat, and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. इटली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष पियो क्रोसोटो के साथ बैठक की। बैठक में दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा शामिल है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत होने की उम्मीद जताई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को के माराकेश की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गई हैं। वे G20 FMCG बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भाग लेंगी। वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। निर्मला सीतारमण 11 से 15 अक्टूबर तक माराकेश में होने वाली अन्य बैठकों के अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का आज चौथा दिन है। हमास लगातार इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है, वहीं इजरायल भी पलटवार कर रहा है। इजरायल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। 7 हमास कमांड सेंटर और एक जिहाद कमांड सेंटर उस पर भी बम बरसाए गए। इजरायल ने कई बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा पट्टी की पूर्ण नाकाबंदी कर रही है। ये एक संकेत हो सकता है कि वो हमास द्वारा सप्ताहांत में किए गए विनाशकारी हमले के जवाब में ज़मीनी हमले की योजना बना सकती है। हमास द्वारा किए गए हमले ने इजरायल की अजेयता की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया है। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजरायल के 900 और हमास के 687 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। तो इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर आतंकवादी समूह हमास द्वारा इजरायल पर अचानक किए गए हमलों की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर स्कोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हमास के आतंकवादी कृत्यों का कोई समर्थन नहीं है। बयान में कहा गया है कि दुनिया ने देखा है कि हमास के आतंकवादियों ने परिवारों का उनके घरों में नरसंहार किया, एक संगीत समारोह में शामिल 200 से अधिक युवाओं की हत्या कर दी और बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवारों का अपहरण कर लिया, जिन्हें अब बंधक बनाया हुआ है। बयान में कहा गया है कि उनके देश इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ अपने और अपने लोगों की रक्षा के प्रयासों में इजरायल का समर्थन करेंगे। इन नेताओं ने कहा कि वे फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को पहचानते हैं, लेकिन हमास उन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि ये फिलिस्तीनी लोगों को आतंक और रक्तपात के अलावा कुछ भी नहीं देता है। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने फिलिस्तीन को सहायता रोकने की घोषणा की है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया है कि हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद मारे गए लोगों में 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं यह भी संभावना है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी हैं। बाइडेन ने बताया कि अमेरिका अपने लापता नागरिकों के ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने अपनी टीम को खुफिया जानकारी साझा करने समेत हर पहलू पर इजरायली समकक्षों के साथ काम करने का निर्देश दिया है। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए इजराइल के तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रही हैं सारा कोट्स। सारा, व्हाट्स द लेटेस्ट सिचुएशन ओवर देयर? The IDF says it has full control of these southern communities which were infiltrated by Hamas over the weekend, saying that there may still be terrorists on the loose, but it is warning people to potentially be aware of this and stay inside. Now, this comes as the IDF says it continued its massive bombing campaign of the Gaza Strip overnight, striking at least 200 buildings, infrastructure, which is apparently belonging to Hamas. This includes weapons storage facilities, underground tunnels used to smuggle weapons and fighters. The Hamas terror group has now come out to say that it is prepared for a long war with Israel, calling the IDF a paper tiger. Also overnight, crossings in and out of Gaza were completely sealed shut. This means that Palestinians now cannot get into Egypt or into Israel at all. Now, as you mentioned, there has been a massive IDF call-up, the biggest ever seen in history. 300,000 reservists say that they will now stand up and fight for Israel. Tens of thousands of those have gathered on the border with Gaza, with military analysts saying that a potential ground operation could be taking place in the next 24 to 48 hours. We are, of course, still waiting to see how this transpires, but also there's a lot of concern on the northern border. There were a number of infiltration attempts overnight, skirmishes, gun battles. A senior IDF commander was killed there along with a number of reported Palestinian Islamic Jihad fighters. So this is certainly an area that the IDF is watching very, very closely. Sarah, another area of grave concern is the situation of hostages. What is the latest update on that front? This is extremely chilling, extremely concerning. Hamas coming out late last night to say that for every airstrike that Israel conducts on the Gaza Strip, that one of these hostages will be killed. Families here are just absolutely beside themselves, wondering where their loved ones are. A report did just come out, an unconfirmed, unverified report, saying that the IDF is preparing to inform another 100 families. This is on top of the 30 families they've already informed that they do have loved ones being held there by Hamas in the Gaza Strip. Their location remains unknown. The US has come out to say that it will assist Israel in trying to locate these people. And this is, of course, grave concern, given that the IDF may be preparing to mount an attack, and a ground attack there into Gaza. So, you know, the fate of the hostages remains unknown at this hour, although really shocking videos have been circulating on social media, unverified videos showing Hamas operatives slaughtering people who are being kept down underground. So it really is just a shocking time for all of these families who just want answers. Thank you very much, Sarah, for these updates from there. तो हमारी संवाददाता सारा ने हमें बताया है कि किस तरह से इजराइल ने वहाँ पर जो गज़ा पट्टी है जहाँ पर हमास ने आक्रमण किया था वहाँ पर उसके कुछ एरियाज़ को सिक्योर करने का दावा किया है, लेकिन इसके साथ ही बेहद जो चिंता का विषय है वो जो हमास ने वहाँ पर लोगों को बंधक बना रखा है और उनसे संबंधित जो वीडियोज़ वहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह की धमकी हमास ने दी है वो एक चिंता का विषय है। और तमाम विश्व से हमास के इस कृत्य पर जो निंदापूर्ण वक्तव्य हैं वो सामने आ रहे हैं। आगे भी इसकी जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर हिमाचल प्रदेश के मिनी इजराइल यानी धर्मकोट गांव घूमने आए इजरायली बेहद दुखी हैं। इजरायली पर्यटकों ने कहा कि जब से उनके देश में ऐसे हालात हुए हैं तब से वो लोग बेहद उदास हैं और अब वतन वापसी का भी मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमले की खबर हमारे लिए एक झटके के रूप में आई है।
scared for our friends and family there, and angry about the terrorists from Hamas. So mostly like we keep on updating on the news and trying to get flight back to Israel to be with our families. Or being with people that understand the situation, being with friends, talk about, see the news. I think it's very important, and also talk with the families in Israel and make sure that everything is okay and everyone are safe. Now the situation is unclear because there is a lot of cyber fighting and fake news about flights, about everything. I know people are trying to get rescued flights to Israel, flying to Europe, flying to Dubai. The situation is not clear right now. No one knows if we can come back. Air India canceled all the flights until the 14th, and people are just don't know. तो बेहद दुखी हैं इजरायली पर्यटक, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह का एक साइबर वॉर भी है और जिस तरह के वीडियो सामने आ रही हैं, उसने एक अनिश्चितता की स्थिति बना दी है और उससे वो काफ़ी संशय में भी हैं और परेशान भी हैं। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर फ़लस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव में इजरायल और उस पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में हमास के आतंकियों की भी निंदा नहीं की है। कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर भाजपा ने हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर कहा कि ऐसे समय में जब भारत के सबसे महत्वपूर्ण मित्रों और साझेदारों में से एक अपने अब तक के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है, कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि ये एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। इस रुख से I.N.D.I गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। जब पार्टी खुलेआम हिंसा के साथ खड़ी है तो वो अपने देश और नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी? तो कांग्रेस के इस चुप्पी पर बड़े सवाल हैं और जिस तरह का बयान जारी किया है वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, जिस तरह का स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है, जबकि पूरा विश्व इस वक्त हमास के कृत्य की निंदा कर रहा है, किस तरह की मानसिकता कांग्रेस की दिखाता है? देख, कल जब CWC की जो बैठक हुई और उस बैठक में जो मुख्य मुद्दा इनका था वो जातिगत आरक्षण को लेकर के था। तमाम तरह की बातें कही गई उसके बारे में, लेकिन अंतिम में जो प्रस्ताव एक लाया गया वो रमेश चन्नीथला जो केरला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और प्रस्ताव में इजराइल और जो फिलिस्तीन की बीच जो टकराव चल रहा है उस पर संतोष जताया गया कि जल्द से जल्द इस मामले का समाधान हो, दोनों पक्ष मिलकर बात करें। लेकिन हमास ने जो अटैक किया, क्योंकि पहला अटैक हमास की ओर से हुआ है और हमास आतंकवादी संगठन है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा है, अमेरिका ने बैन कर रखा है, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, लेकिन हमास के प्रति एक भी शब्द उस प्रस्ताव में नहीं कहीं आया है। दूसरी तरफ जो विपक्षी मोर्चे के और जो दल हैं, खासकर CPM की अगर हम बात करें तो सीताराम येचुरी का भी स्टेटमेंट खासकर फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर के है और इजराइल की सरकार को वहां पर दोषी माना है, और यह स्टेटमेंट उनका आया है, पोलिट ब्यूरो की तरफ से भी आया है। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया था, इजराइल पर जो हमला किया गया था खास करके हमास के द्वारा, उस पर इजराइल उस पर दुख जताया गया था, लेकिन उसके बाद से जो अपोजिशन खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन प्रवक्ताओं का भी कहना है कि जो इजराइल की विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए राष्ट्र एक है, राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद आपसी प्रतिद्वंदता बाद में है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्ष और अपोजिशन किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और CPM को छोड़ करके अभी तक और जो विपक्षी मोर्चा के जो और पार्टियां हैं, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस युद्ध को लेकर। वो चुपचाप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जो जिस तरीके से अब
आपने देखा कि लेबनान का जो आतंकवादी संगठन है वो भी अब शामिल हो गया है, हिजबुल्लाह जिसे कहते हैं। इसके अलावा ईरान भी जो एक तरह से कट्टर राष्ट्र है वो भी हमास का समर्थन करता नजर आ रहा है। और लेकिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और खासकर कांग्रेस का ये जो उनका जो प्रस्ताव आया था और उसमें हमास की निंदा नहीं किया जाना, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था, जमीन लेनी है, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। तो मध्य प्रदेश के शहडोल से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे राहुल गांधी की चुनावी रैली का। और मिड डे प्राइम में यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद सभी दल प्रचार अभियान में जुट गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का ये पहला तेलंगाना दौरा है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उनके लोगों के एक भाव को देखा है और उससे पहले हैदराबाद और तेलंगाना में भी देखा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। जिस प्रकार से मैंने जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो एक भाव देखा है और उससे पहले हैदराबाद में और उसके आसपास तेलंगाना में जाकर देखा है, निश्चित रूप से देश की जनता आज डबल इंजन की सरकार चाहती है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी दिल्ली में अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इससे पहले पिछले हफ्ते दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था, जिनकी हिरासत आज खत्म हो रही है। और दिल्ली भाजपा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। आज दिल्ली के चौक चौराहों पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के ITO चौक पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में हिस्सा लिया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हम जानते हैं कि तमाम नेता आम आदमी पार्टी के वो शराब घोटाले में आरोपी है। जन जागरण अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, कुनबा है, तो उस कुनबे की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जन जागरण अभियान दिल्ली की जनता को जहाँ जागरूक कर रहा है, वहाँ ये संदेश भी दे रहा है कि दिल्ली की जनता अब इन भ्रष्टाचारियों से त्रस्त आ चुकी है। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। देखिए, अपराधी भ्रष्टाचारियों के घर तो ईडी या जांच एजेंसी काम करेगी। अगर वो ईमानदार होते तो जांच एजेंसी क्यों जाती?
उन्होंने जो कर्म किए हैं वो वैसा फल भोगेंगे। मैंने मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह हिरासत में है, उनकी पेशी हो रही है, तो इस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता आरोप में आ रहे हैं शराब घोटाले में। मैंने पहले कहा कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। ये लिस्ट फहरिस्त थोड़ी लंबी है, अभी और नाम भी आएंगे। केजरीवाल आम आदमी के भेष में आकर दिल्ली की जनता की माताओं और बहनों के घर बर्बाद शराब घोटाले से करने आया है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी समझकर जिसको वोट दिया था, आज उससे दिल्ली की जनता कोई ठग लिया, चाहे वसूली बाबा हो, चाहे इनके नशेड़ी बाबा हो, चाहे हवाला बाबा हो, लगातार दिल्ली की जनता का पैसा लूट रहे हैं। आज हम दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ा है। जो पैसा अरविंद केजरीवाल ने, किंग पिन ने जनता का लूटा है, वो अब वापस देने का समय है। अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की जनता तंग हो गई है। लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। अलग अलग विंग जो बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज दिल्ली के आईटीओ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदर्शन है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वो त्यागपत्र मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले के आरोप में। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी युवा मोर्चा आज प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उससे अलग आम आदमी पार्टी किस तरह की मुश्किल में लगातार घिरती नजर आ रही है? एक के बाद एक नेता के खिलाफ इस तरह का जो मामला है वो खुल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी बचाव के मुद्रा में है। हालांकि वो कहती है कि जो जांच हो रही है उससे कुछ निकलने वाला नहीं है, छापामारी में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इस बीच दिल्ली भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक ऑडियो सुनाया है और कहा है कि उस ऑडियो में एक कोई आम आदमी पार्टी का करीबी व्यक्ति किसी से कह रहा है कि अगर जांच एजेंसी उसे पकड़ती है तो किस तरह से झूठ बोलना है। और ये उस ऑडियो की सीबीआई जांच की मांग दिल्ली भाजपा की तरफ से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बताया कि देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो एक चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पहले से घोटाले का सामना कर रहे हैं, कई नेता जेल में हैं, और जो ईडी की छापेमारी हुई अमातुल्लाह खान के परिसर पर, उसमें एक करीबी हैं उनके आम आदमी पार्टी के विधायक के लड्डन खां जिनका नाम है, और कहा जा रहा है कि उनसे एक डायरी बरामद हुई है। मीडिया रिपोर्ट जो आई है उसका हवाला देते हुए बीजेपी ने निशाना साधा है कि जो काले कारनामे हैं वो आम आदमी पार्टी, उनके नेताओं, उनके विधायकों के नित नए काले कारनामे रोज सामने आते रहते हैं। और शराब घोटाले में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है, तो अब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरह एक तरह से उंगली उठती है। और यही वजह है कि हम दिल्ली में देख रहे हैं कि जन जागरण अभियान बीजेपी चला रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो जांच हो रही है इसमें कुछ निकलने वाला नहीं, और जब भी कोई उनका नेता आरोप के घेरे में आता है तब आम आदमी पार्टी बचाव के मुद्रा में नजर आती है और एक तरह से सफाई देती है कि उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए, लंबे समय तक उन्हें जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन आप देखें कि लंबे समय तक वो जेल में जिस तरह से रहे और जिस तरह से वो जेल में है, तो ये दिखाता है कि ठोस सबूतों, ठोस एक तरह से देखें जो तथ्य है उनके आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और जब जेल गए यही वजह है कि इतनी जल्दी जमानत नहीं मिली। और अब हम जानते हैं कि ईडी ने एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान के परिसर पर छापेमारी की है। तो नित नए कुछ न कुछ आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, तमाम आरोपों का सामना कर रही है। बिल्कुल, एक बात और, जिस तरह से आपने बताया है शैलेंद्र कि आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में है और कहती है कि कोई सबूत इसके खिलाफ मिलने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी केवल आरोप नहीं कर रही, बीजेपी तथ्यों के साथ सामने आ रही है। और उन तथ्यों पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी इस पूरे मामले में, इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे क्रम में कितना बड़ा सवाल है? देखिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर देखिए आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो ईमानदारी की बात करते हुए, और वो कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लगे तो उससे पहले त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन जब उनके पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगते हैं तो पहले तो बचाव के मुद्रा में आते हैं, कहते हैं कि उस नेता ने कुछ गलत नहीं किया। फिर जब आरोप के कुछ तथ्य सामने आते हैं, कई बार देखते हैं गिरफ्तारी होती है,
तो फिर चुप्पी साध लेते हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में हुआ, मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ, आप देखें बाकी संजय सिंह जब उनके परिसर में ईडी ने छापा मारा, जब उनके आवास पर, तब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा। और जब इस तरह के तथ्य सामने आए कि खुद मुख्यमंत्री के आवास पर बातचीत हुई थी शराब घोटाले को लेकर, तब बीजेपी ये सवाल उठाती है कि इस पूरे घोटाले के पीछे सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, यानी उनके एक तरह से देखें प्रमुख भूमिका रही है। और ये आरोप बीजेपी लगाती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, जो इस शुचिता की राजनीति की बात करते थे और कहते थे कि अगर किसी पर गंभीर आरोप लगे तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। तो वो खुद त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे? हम जानते हैं कि लंबे समय तक एक तरह से आम आदमी पार्टी, ये बात जब आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था तब ईमानदारी की बात करके वो सत्ता में आए थे, और अब इतने गंभीर आरोपों को झेल रही आम आदमी पार्टी और उसके तमाम नेता एक के बाद एक आरोप दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां तो बढ़ी हुई हैं। जी शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फोन टैपिंग मामले में पूछताछ के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय 11 अक्टूबर को अपराध शाखा की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस ने 25 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से टेलीग्राफिक सिग्नल को रोकने के आरोप में लोकेश शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकेश शर्मा ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद न्यायालय ने 3 जून 2021 को लोकेश शर्मा के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। लोकेश शर्मा अब तक 4 बार अपराध शाखा के सामने पेश हो चुके हैं। और बात करेंगे तमिलनाडु के चेन्नई में किसान केंद्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों को दी धान और गन्ने के लिए न्यूनतम निर्धारित मूल्य सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य की डीएमके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को अनदेखा करते हुए जबरन पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में ले लिया। तो किसानों का प्रदर्शन अपनी 10 सूत्री मांगों के साथ लगातार वहां पर जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। देश के विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम के पास 70 नाम भेजे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कानून मंत्रालय के समक्ष लंबित 70 नाम अब कॉलेजियम के पास आ गए हैं। कोर्ट उन पर काम कर रहा है और अक्टूबर की छुट्टियों से पहले इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश के लंबित रहने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये एक सकारात्मक सूचना है कि कानून मंत्रालय के पास लंबित उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में सिफारिशें अंततः कॉलेजियम को भेज दी गई हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि अब ये कॉलेजियम के पास लंबित है, क्योंकि जवाब पिछले 2 दिन में ही मिले हैं। कॉलेजियम जल्द से जल्द ही अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से पूछा कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आज सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने सर्दी के मौसम में प्रदूषण से बढ़ते स्तर का सामना कोर्ट के सामने रखते हुए कमीशन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिक लगातार समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए एनएसएसओ ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया। यहाँ संदर्भ अवधि जुलाई 2022 से जून 2023 तक है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर 2022-23 में 4.1% से घटकर 2021-22 में 3.2% हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टेलीमानस लोगो को लॉन्च किया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या को दबाने की नहीं बल्कि बताने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दिशा में कई सेवाएं प्रदान की जा रही है। मानसिक बीमारी वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य का प्रचार और पूर्ति के लिए मेंटल केयर एक्ट 2017 अधिनियमित किया गया है। वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों के शुभारंभ के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकरण एक प्राथमिकता बन गया है। देश भर में खुले 1.6 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, आप दृश्य वहां से देख रहे हैं। कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन पर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार श्रेष्ठ योजना का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार करना और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों को आगे बढ़ाना है। श्रेष्ठ अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य के अवसरों को सुरक्षित करते हुए उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण बनाने की कल्पना करती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल पूरी ताकत से आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान आतंकी संगठन लश्कर के मलफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई है। गौरतलब है कि आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडित स्वर्गीय संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। ग्लोबल बाजार से आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों में आज मजबूती का माहौल बना हुआ है। एशिया के 9 बाजारों में से 7 के सूचकांक आज बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि एक सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में कारोबार कर रहा है। ताइवान में छुट्टी होने की वजह से ताइवान वेटेड इंडेक्स में आज कारोबार नहीं हो रहा है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर कच्चे तेल के दाम पर दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $88 प्रति बैरल और WTI क्रूड $87 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया है। कोविड-19 के दौरान विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की बात हो या फिर विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत की, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। वहीं चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए नया भारत पूरी तरह से तैयार है। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं भले ही मंदी के दौर से गुजर रही हों, लेकिन ऐसे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरी है, जिसका कारण है भारत में तमाम सहायक क्षेत्रों का विकास। खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2025 तक $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। नई दिल्ली में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उच्च तकनीक वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत बहुत कम लागत पर
दुनिया के शीर्ष 5 स्वास्थ्य सेवा निर्माताओं में से एक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत जीवन रक्षा उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों का निर्माण कर रहा है, लेकिन इनकी लागत दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। इसका वर्तमान बाजार आकार $11 बिलियन, जिसके 2050 तक बढ़कर $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाने का अनुमान है। अगले 25 साल में भारत की यह बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 10 से 12% हो जाएगी और सरकार स्वदेशी विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चिकित्सा उपकरणों के लिए PLI योजना के तहत अब तक 1206 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन 26 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं में 37 उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें लाइनर, एक्सीलेटर, MRI स्कैन, CT स्कैन, मेमोग्राम, सियान, MRI काइल्स, हाई एंड एक्सरे ट्यूब आदि शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना करने में सहायता प्रदान कर रही है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर भी लॉन्च किया गया था, जिससे न सिर्फ आम आदमी के लिए MRI स्कैनिंग की लागत काफी कम होगी, बल्कि स्कैनर को खरीदने में दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत हो सकेगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिड प्राइम में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। भारतीय हॉकी खिलाड़ी अमित रोहिदास ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। अमित रोहिदास ने मुलाकात के बाद कहा कि एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बड़ी उपलब्धि है। भारतीय हॉकी टीम ने हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टूर्नामेंट हमने गोल्ड मेडल जीता तो डायरेक्ट हम लोग पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गए, तो ये चीज़ हॉकी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम 2020 ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसके बाद 2022 में एशियन गेम्स में कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता था, अभी गोल्ड है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग मेडल मिल रहे, तो ऑलमोस्ट मतलब देश का सभी खुश लग रहा है, देश को भी खुशी मिल रहा है, अपने प्लेयर को भी एक मोटिवेशन मिल रहा है कि सब फैंस जितने भी हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं और अपने को और मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करके लौटी तीरंदाजी टीम से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने खिलाड़ियों को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। गौरतलब है कि भारतीय तीरंदाजों ने 19वें एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले तीरंदाजों की प्रशंसा की है। खिलाड़ियों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स में भारत की तीरंदाजी टीम का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी टीम के प्रदर्शन पर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का, उनसे बात की हमारे संवाददाता आलोक ने। हमारे साथ हैं जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर, और अर्जुन मुंडा जी ने आज जो एशियन गेम में आर्चरी में जिन लोगों ने कमाल किया इस देश के लिए, उनको फैसिलिटेट किया। सर कितना गौरवान्वित क्षण है भारत के लिए? भारत के लिए यह क्षण बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है, यह क्षण उत्साहित करने वाला है, और यह क्षण नए पाथेय को निर्धारित करने वाला है कि आने वाले दिनों में इस देश में खिलाड़ी ऐसे जीत के माध्यम से प्रेरणा लेते हुए भारत को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे कि हर खेल में जीतेगा भारत। खासकर झारखंड की हम बात करें, उड़ीसा की बात करें, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे सर क्या प्रयास किया जा रहा है खेल मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय मंत्रालय द्वारा, कि लड़के फलक पे आ सके? अब पूरे ऑर्गेनाइज वे में खेल मंत्रालय और ख़ासकर कुछ क्षेत्रों में ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मंत्रालय मिल कर के काम कर रहा है। और आपने अभी देखा जैसे एनटीपीसी के चेयरमैन यानी सीएमडी यहाँ पर मौजूद थे, कि उसके साथ हम टैलेंट हंट के साथ कैसे खिलाड़ियों को अंदर से, जंगलों के बीच से, ऐसे गांव से लेकर के सामने आ रहे हैं जो दुनिया के फलक पर दिखाई दे रहा है। अब जो सरकार है खेलो इंडिया के तहत जिस तरीके से एक प्रोत्साहन योजना चलाई गई है सरकार की ओर से, जंगलों से मतलब दूर दराज के इलाकों से खिलाड़ियों को ऊपर फलक पर लाया जा रहा है। कैमरामैन जगपाल के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहे इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 307 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इंग्लैंड अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के हाथों हार गई थी। इंग्लैंड की टीम दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम अक्सर उलटफेर करने में माहिर रही है। टीम ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराकर जीत के साथ शुरुआत की है। एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले को जीतकर पाकिस्तान लगातार दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेगा। पाक टीम ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराया था। नीदरलैंड्स जैसी एसोसिएट टीम के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया था। ऐसे में उसे श्रीलंका के खिलाफ सावधान रहना होगा, जिसके पास धुरंधर स्पिन गेंदबाज हैं। आमतौर पर पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिन को बखूबी खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एंड कंपनी को महेश तीक्ष्ण और तुनित वेलागने को हल्के में लेने से बचना होगा। तीक्ष्ण पहला मैच नहीं खेले थे, जिसमें श्रीलंका को 102 रन से करारी हार झेलनी पड़ी। तो ये थी खेल की खबरें, और अब बात मेरी माटी मेरे देश की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में शिला फलकम स्थापना, पंच प्राण और कलश यात्रा के जरिए देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन और माटी का वंदन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह अभियान बड़ी जन भागीदारी के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों और ब्लॉकों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा के बड़ोखर ब्लॉक में आयोजित मेरा माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के तहत कई गांवों के हजारों लोगों ने एक विशाल अमृत कलश यात्रा निकाली। इस दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य मानवेंद्र सिंह ने हर नागरिक से अपनी मिट्टी के साथ जुड़कर देश की विरासत पर गर्व करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक इस भारतवर्ष का अपने मिट्टी के साथ जुड़े, अपने देश की विरासत पर गर्व करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, विभिन्न प्रकार से अपने देश की रक्षा करने का संकल्प लें।
इस दौरान प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ये मुहिम देश के अमर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व ब्लॉक व जिले के अधिकारीगण जिस तरह से देश के अमर शहीद वीर सपूतों की याद में ये अमृत कलश यात्रा निकाल करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये प्रेरणा हमारे देश के उन वीर सपूतों को याद करने की है और देश के विकास की जो क्रम आगे को बढ़ाया है मोदी जी ने, निश्चित रूप से सच्ची श्रद्धांजलि अपने देश के अमर सपूतों की है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वाराणसी के हरहुआ ब्लॉक में स्थानीय विधायक टी राम के नेतृत्व में अमर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान विभिन्न ग्रामों से एकत्रित की गई मिट्टी और अक्षत को अमृत कलश में डालकर वीर शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में CISF के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्देश पर, उनके इस संकल्प पर कि आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में हमारे जिन वीरों ने देश की आज़ादी के लिए, इसी देश की इस मिट्टी को बचाने के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान को न्यौछावर किया है, उनको हम लोगों को याद करने का पहला अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में दिया है। हापुड़ जनपद के धलौना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को देश के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कलश यात्रा भी निकालकर शहीदों के बलिदान को याद और नमन किया गया। तो ये हम लोग नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो अमृत कलश यात्रा है इसके बारे में लोग जागरूक हों और 30 अक्टूबर को जब चीज़ें एक साथ एकत्रित होंगी, कलश यात्रा एकत्रित होगा, तो वो लोग एकत्रित होकर अपने जो माटी है, अपना जो स्वदेश है, उसके बारे में लोग जागरूक हो। हमारा भी यही मोटिव है कि हम लोगों को जागरूक करें इसके लिए कि अमृत कलश यात्रा जो चल रही है उसमें वो भागीदारी लें और विकसित देश की तरफ बढ़े, अपना संकल्प लें और इसी को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे ताकि लोगों को पता चले आखिर अमृत कलश यात्रा है क्या। माटी को वंदन और अमर शहीदों को नमन करते मेरी माटी मेरा देश अभियान में पूरे देश से बड़ी जन भागीदारी देखी जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में राष्ट्र हित और विकास की भावना को प्रबल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इसके साथ ही मिस्टर प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।